भी कोटक फीडबैक। जय हिंद फ्रेंड, इंडिया प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे यूजीसी नेट पेपर सेकंड यानी पेपर जो आपका फर्स्ट है, यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट, जो कि कंपलसरी सभी स्टूडेंट के लिए होता है, उसमें हम यहाँ पे देखिए कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं उन पर डिस्कशन कर रहे हैं। तो देखिए 295 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जब शैक्षणिक प्रयोजन हेतु संप्रेषण होता है तो घटकों का क्रम क्या होता है। व्हेन कम्युनिकेशन फॉर एजुकेशनल पर्पस टेक्स प्लेस द सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट इज सोर्स, इनकोडर, मैसेज, डिकोडर, फीडबैक। तो देखिए जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में संप्रेषण महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। जब इसका प्रयोग शैक्षणिक प्रयोजन हेतु होता है तो संप्रेषण सरल, सहज और प्रभावी होनी चाहिए। अतः संप्रेषण के निम्न घटकों का प्रयोग शैक्षणिक प्रयोजन हेतु किया जाता है, जो रेखीय संप्रेषण या चक्रीय संप्रेषण हो सकता है, जिसमें स्रोत, कूट लेखन, संदेश, विकोडक, फीडबैक आता है। संप्रेषण में विद्यार्थियों की सहभागिता को प्रोत्साहित करने वाला शिक्षक निम्नलिखित में से किन्हें सुनिश्चित करेगा। अपोजिट व्यूज, विरोधाभासी विचार, सेल्फ स्टीम, आत्मसम्मान, कक्षा में प्रदर्शन, क्लास परफॉर्मेंस, प्रोफेशनल डेवलपमेंट, वृत्तिक विकास, बाइनरी, डिस्ट्रैक्शन, द्विचर विकर्षण। संप्रेषण में विद्यार्थियों की सहभागिता को प्रोत्साहित करने वाला शिक्षक आत्मसम्मान, कक्षा में प्रदर्शन और वृत्तिक विकास सुनिश्चित करता है। क्लासरूम कम्युनिकेशन इज कक्षा का जो कक्षा कक्ष संप्रेषण होता है वो गोल ओरिएंटेड होता है, स्टाइल सेंट्रिक होता है, कोलैबोरेटिव होता है, वर्टिकल होता है, नॉन रेटोरिकल होता है। तो देखिए जो क्लासरूम में कम्युनिकेशन होता है वो किस तरफ उन्मुख होता है, हमें ये ध्यान देना है। तो देखिए कक्षा संप्रेषण औपचारिक शिक्षा प्रणाली आधारित प्रक्रिया का अनुसरण करता है, जो लक्ष्य उन्मुख व सहयोगात्मक होने के साथ साथ ज्ञान, समझ, अनुप्रयोग, विश्लेषण और मूल्यांकन योग्यताओं को विकसित करता है। नीचे दो कथन दिए गए, अभिकथन ए और दूसरा तर्कार। पहला कि किसी समस्या को बढ़ने देने से प्रभावी संप्रेषण में सहायता मिलती है, यानी किसी समस्या को बढ़ने देने से प्रभावी संप्रेषण में सहायता मिलती है। दूसरा, एक कुशल संप्रेषणकर्ता कक्षा में समस्या के अनियंत्रित हो जाने से पहले उसका समाधान करेगा। उपरोक्त कथनों के आलोक में निम्नांकित विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। तो देखिए यहाँ पे अभी तक अभिकथन जो है वो गलत है। कोई भी समस्या विवादास्पद होती है जो संप्रेषण को अप्रभावी बनाती है, यह प्रभावी संप्रेषण में बाधा के रूप में कार्य करती है। निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को कक्षा संप्रेषण पर लागू किया जा सकता है। सामाजिक रचनावाद का सिद्धांत, श्रोता सीमांतीकरण सिद्धांत, अनुष्ठानिक सिद्धांत या प्राधान्य का सिद्धांत। तो इसमें देखिए सामाजिक रचनावाद का सिद्धांत, सामाजिक जो रचनावाद का सिद्धांत है, सामाजिक रचनावाद का सिद्धांत कक्षा संप्रेषण पर लागू किया जा सकता है। सामाजिक रचनावाद अनुभूति और सीखने का एक सिद्धांत है जो ये दावा करता है कि ज्ञान और वास्तविकता की श्रेणियां सामाजिक संबंधों और इंटरेक्शन द्वारा सक्रिय रूप से बनाई गई हैं। सामाजिक रचनावाद के सिद्धांत के अनुसार ज्ञान को सीखने की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष भागीदारी के माध्यम से प्राप्त किया जाता है, न कि नकल या पुनरावृत्ति के माध्यम से। रचनात्मक परिस्थितियों में शिक्षण गतिविधियों को सक्रिय बातचीत, पूछताछ, समस्या को सुलझाने और अन्य लोगों के साथ बातचीत की विशेषता है। कक्षा संप्रेषण क्या है? एक कंप्यूटर प्रोग्राम के समान, आदेशात्मक, प्रयोजनमूलक, व्यवहारिक। तो निम्नलिखित में से सही विकल्प अगर चुनना है तो जो कक्षा संप्रेषण है, कक्षा संप्रेषण प्रयोजनमूलक अर्थात उद्देश्यपूर्ण तथा व्यवहारिक होता है। अर्थात कक्षा संप्रेषण के दौरान सूचना का प्रेषण उद्देश्यों को ध्यान में रखकर किया जाता है तथा शिक्षार्थी के अनुकूल होता है। कक्षा संप्रेषण की निम्नलिखित प्रकृति व विशेषताएं हैं। कक्षा संप्रेषण एक गत्यात्मक प्रक्रिया है। कक्षा संप्रेषण प्रक्रिया में परस्पर अंतःक्रिया तथा पृष्ठपोषण होना जरूरी है। कक्षा संप्रेषण सर्वव्यापक होता है। संप्रेषण बिना शिक्षण कार्य असंभव होता है। संप्रेषण उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। संप्रेषण एक मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक प्रणाली है। निम्नलिखित में से ऐसे व्यक्ति को चुनना है जिसका कक्षा में स्वयं संप्रेषण विधि और अभिव्यक्ति प्रदान करने के तरीके पर नियंत्रण होता है। छात्र, शिक्षक, श्रोता, आगंतुक। तो इसमें कौन होगा? शिक्षक। कक्षा में शिक्षक एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसका कक्षा में स्वयं संप्रेषण विधि और अभिव्यक्ति प्रदान करने के तरीके पर नियंत्रण होता है। शिक्षक कक्षा संप्रेषण के दौरान मुख्य कलाकार की भूमिका में होता है, जिसके द्वारा कक्षा की कलाएं संपन्न होती हैं। शिक्षक के द्वारा संप्रेषित किए गए संदेश को भी कक्षा शिक्षण के दौरान शिक्षक प्राप्त करता है।
निम्नलिखित में से कौन सा संचार प्रभावी शिक्षण के लिए कक्षा में नियोजित किया जा सकता है? ऊपर से नीचे, संगठनात्मक, प्रतीकात्मक, प्रतिष्ठित, असंगठनात्मक, संक्षेप। तो यहाँ पे देखिए BCE, प्रतिष्ठित, संगठनात्मक और प्रतीकात्मक। एक कक्षा में प्रभावी शिक्षण के लिए कक्षा को इस प्रकार से सुव्यवस्थित किया जाना चाहिए जिससे कि संचार व्यवस्था को सुचारू रूप से संपन्न किया जा सके। कक्षा को नियोजित करने के लिए उसे संगठनात्मक, प्रतिष्ठित तथा प्रतीकात्मक रूप में व्यवस्थित करना चाहिए। नीचे 2 कथन दिए गए। पहला का अभिकथन है कि कक्षा में संप्रेषण हेतु उपलब्ध अनेक माध्यमों में से मौखिक और लिखित 2 माध्यम हैं। दूसरा, किसी भी माध्यम से संप्रेषण कूटबद्धकर्ता की अभिवृत्तियों की मध्यस्थता के बगैर घटित नहीं होता है। दोनों कथनों में से हमें सही का चयन करना है। तो दिया गया अभिकथन एक ही कक्षा में संप्रेषण हेतु उपलब्ध अनेक माध्यमों में से मौखिक और लिखित 2 माध्यम हैं। सही है, क्योंकि अंततः छात्रों को संदेश या तो लिखित रूप में प्राप्त होता है या तो मौखिक रूप में। जबकि दिया गया तर्क आर किसी भी माध्यम से संप्रेषण कूटबद्धकर्ता की अभिवृत्तियों की मध्यस्थता बगैर घटित नहीं होता। गलत है, क्योंकि कुछ परिस्थितियां भी ऐसी भी होती है जब कूटबद्धकर्ता मध्यस्थता की भूमिका में नहीं होती, फिर भी संप्रेषण कार्य संपन्न हो जाता है। कक्षा संप्रेषण में एक महत्वपूर्ण तत्व क्या है? भौतिक और संरचना, अनुबंधित प्रतिपुष्टि, अभिव्यक्ति के क्षेत्र, संदेश की संरेखकता। अभिव्यक्ति का क्षेत्र किसी भी कक्षा संप्रेषण में एक महत्वपूर्ण तत्व की भूमिका के रूप में होता है। अभिव्यक्ति का क्षेत्र जितना ही उपयुक्त और पूर्ण निर्धारित होगा उतना ही संप्रेषण के अर्थ में स्पष्टता और पूर्णता विद्यमान रहेगी। निम्नांकित में कौन कक्षा संप्रेषण संरचना हेतु अलंकारिक तकनीकें हैं? दिवसीय विषयों को विद्यार्थियों की अभिरुचि से संबंधित करना, लक्ष्य श्रोता के लिए प्रकीर्ण सूचना देना, एक विचार से दूसरे विचार पर सरल अंतरण, साक्ष्यों के प्रयोग से बचना, संदेश प्राप्ति की गुणवत्ता पक्ष में सुधार हेतु मीडिया का उपयोग, एक मार्गी संप्रेषण अपनाना। कक्षा संप्रेषण संरचना का विद्यार्थियों के अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। इस कार्य के लिए अनेक प्रकार के अलंकारिक तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। द्विविषय विषय को विद्यार्थियों की अभिरुचि से संबंधित करना, एक विचार से दूसरे विचार पर सरल अंतरण, संदेश प्राप्ति की गुणवत्ता पक्ष पर सुधार हेतु मीडिया का उपयोग करना। कक्षा में संप्रेषण निम्नांकित में से किन स्तरों में होता है? अवसरवादी अर्थ पे, सतही अर्थ पे, शोध स्तर पे, गैर संहिता अर्थ पे। तो यहाँ हमें ध्यान रखना है कि कक्षा में जो बातचीत होती है, संप्रेषित यानी संप्रेषण होता है, वो सतही अर्थ स्तर पर होता है। कक्षा में संप्रेषण कार्य सतही स्तर अर्थ पर होता है जिसे छात्रों द्वारा सरलतापूर्वक अधिगम किया जा सके। इसके अंतर्गत छात्रों की पृष्ठभूमि को जानकर ही कक्षा के अंदर शिक्षण व संप्रेषण होता है। छात्र कक्षा में संप्रेषित की जा रही जानकारी को तभी पूर्ण व उचित रूप में ग्रहण कर पाते हैं जब शिक्षण कार्य उनके बौद्धिक एवं अधिगम स्तर के अनुरूप होता है। कक्षा में अच्छे संप्रेषण हेतु निम्नांकित में से कौन सा अनिवार्य है? कतिपय शब्दों पर अधिक से जोर दिया जाना, अबोधगम्य एवं अर्थहीन शब्दों का प्रयोग, समाधिकता का समुचित उपयोग, प्रतिपुष्टि की तात्कालिकता, गैर भाषाई संकेत, छात्रों द्वारा की गई समालोचना की उपेक्षा करना। अच्छा संप्रेषण एक कक्षा की अधिगम क्षमता को बढ़ाने में सहयोग देता है। एक कक्षा में अच्छे संप्रेषण हेतु निम्नलिखित घटक अनिवार्य होते हैं। कौन कौन से? समाधिकता का समुचित उपयोग, प्रतिपुष्टि की तात्कालिकता, गैर भाषाई संकेत, बोधनीय एवं अर्थपूर्ण, सामान्य शब्दों का प्रयोग करना, छात्रों द्वारा की गई समालोचना पर विचार करना इत्यादि। कक्षा में संप्रेषण की इकाई के रूप में सूक्ष्म अभिव्यक्तियां होती हैं। नकारात्मक, हेरफेर परक, सकारात्मक, संचारशील। तो ये है संचारशील। कक्षा में संप्रेषण की इकाई के रूप में सूक्ष्म अभिव्यक्तियां संचारशील होती है। इसके माध्यम से छोटी छोटी बातों को संप्रेषण के माध्यम से कक्षा में संचारित किया जाता है। नीचे दिए गए 2 कथन है। यदि कोई शिक्षक कक्षा में एक प्रभावी संप्रेषक के रूप में अपने सामर्थ्य में वृद्धि करना चाहता है तो उसे पहले अपने छात्रों को समझना चाहिए। छात्रों को समझने की सामर्थ्य तथा आशयित श्रवण असंबद्ध प्रकथन है। तो देखिए दिया गया अभिकथन है कि यदि कोई शिक्षक कक्षा में एक प्रभावी संप्रेषक के रूप में अपने सामर्थ्य में वृद्धि करना चाहता है तो उसे पहले अपने छात्रों को समझना चाहिए। सही है, क्योंकि ऐसा करने से ही वह सही दिशा में अपने सामर्थ्य और क्षमता में वृद्धि कर पाएगा। जबकि दिया गया तर्क आर की छात्रों को समझने के सामर्थ्य तथा आशयित श्रवण असंबंधित प्रकथन है। अच्छे कक्षा संप्रेषण की गतिशीलता में क्या आता है? उदासीनता, प्रेरणा, प्रस्तुत किया जाने वाला तत्व, विशिष्टता, सहभागिता, जेंडर के विचार। तो यहाँ पे देखिए अच्छे जो कक्षा संप्रेषण उनकी गतिशीलता में क्या क्या आता है? तो इसमें है कक्षा की गतिशीलता में
एक कक्षा समुदाय में छात्रों और शिक्षकों के मध्य बातचीत शामिल है। कक्षा की गति का अध्ययन करने का उद्देश्य है कि एक सकारात्मक कक्षा का वातावरण कैसे बनाया जाए, जहाँ छात्र अन्य छात्रों के साथ और शिक्षक के साथ सीखने और संवाद करने में सहज महसूस करें। प्रत्येक छात्र की अपनी रुचि और प्रतिभा होती है, इसलिए प्रत्येक कक्षा को अपने छात्रों के व्यक्तित्व को समायोजित करने के लिए पर्याप्त लचीला होना चाहिए। जब एक शिक्षक जो केवल सामग्री को पढ़ाने के लिए जाता है, ये ध्यान दिए बिना कि क्या छात्र इसे समझ रहे हैं। कक्षा की गतिशीलता के साथ एक बड़ी समस्या है। अच्छे कक्षा संचार की गतिशीलता में निम्नलिखित कारक आते हैं: प्रेरणा, प्रस्तुतता, सहभागिता। एक क्लासरूम स्थिति की दशा में एक शिक्षक किसी समस्या के हल पर पहुंचने में समूह चर्चा का आयोजन करता है। प्रयुक्त संचार के प्रतिमान की दृष्टि से इसे क्या कहा जाएगा, तो ये है क्रियान्वितिकारी प्रतिमान। एक क्लासरूम स्थिति की दिशा में शिक्षक जो है किसी समस्या के हल पर पहुंचने में समूह चर्चा का आयोजन करता है, तो प्रयुक्त संचार के प्रतिमान की दृष्टि से उसे क्रियान्वितिकारी प्रतिमान कहा जाएगा। इस प्रकार के संप्रेषण संचार के प्रतिमान के तहत शिक्षक छात्रों से होने वाली किसी भी प्रकार की समस्या को जानने का प्रयास करता है, साथ ही साथ इसके लिए वह सामूहिक चर्चा का भी आयोजन करता है। कक्षागत संप्रेषण के तत्वों का सही अनुक्रम क्या है, तो यह जागरूकता, रुचि, मूल्यांकन और ज्ञान। कक्षागत संप्रेषण में शिक्षक महत्वपूर्ण भूमिका में होता है, जब वह जागरूकता के साथ बच्चों में रुचि उत्पन्न करते हुए उनके द्वारा अर्जित ज्ञान का मूल्यांकन निरंतर करते रहता है। कक्षागत संप्रेषण में अनेक तत्वों का समावेश होता है, जिनका सही क्रम है जागरूकता, रुचि, मूल्यांकन, फिर ज्ञान। कक्षा में प्रभावी संचार का मुख्य तत्व क्या है? निष्क्रियता, सार्वभौमिक नास्तिवाचक, विशिष्ट अस्तिवाचक, पक्ष समर्थन, तो यही होगा। कक्षा में प्रभावी संचार का मुख्य तत्व पक्ष समर्थन है। संचार एक सतत प्रक्रिया है जिसमें निम्नलिखित 6 तत्व आते हैं: निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संचारक, संदेश, माध्यम, प्रापक, फीडबैक, शोर। किसी कक्षा में विद्यार्थी को एक प्रभावी श्रोता होना चाहिए, तो उसे क्या ध्यान रखना चाहिए? अध्यापक के शकल का, साथियों का, अकादमिक पाठ का, संप्रेषण विकर्षकों का। तो देखिए, किसी कक्षा में विद्यार्थियों को एक प्रभावी श्रोता होने के लिए उसे अकादमिक पाठ व संप्रेषण विकर्षणों का ध्यान रखना चाहिए। अकादमिक पाठ का ज्ञान होने से छात्रों के पूर्व ज्ञान की जानकारी भी प्राप्त हो जाती है। कक्षागत संप्रेषण का आधार है क्लासरूम कम्युनिकेशन हैज ए बेसिस, तो ये है श्रोता का गहन संकेंद्रण का, इंटेंसिव लिसनर फोकस का। देखिए, श्रोता का गहन संकेंद्रण कक्षागत संप्रेषण का आधार है। श्रोता का गहन संकेंद्रण बनाने के लिए रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था, पर्याप्त उचित फर्नीचर, रोशनदान, जंगले की व्यवस्था आदि का होना जरूरी है। अध्यापक के द्वारा प्रयोग की जाने वाली सहायक सामग्री और अध्यापक का प्रभावी व्यक्तित्व भी श्रोता का गहन संकेंद्रण बनाने में मदद करता है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि शिक्षकों के लिए कक्षागत संप्रेषण हेतु चर्चाओं के दौरान प्रश्न पूछना एक प्राथमिक युक्ति है। विद्यार्थी का अधिगम शिक्षकों का प्रमुख ध्येय होता है, जिसे प्रश्न और उत्तर के माध्यम से संभव बनाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, क्रमशः प्रश्नगत अभिकथन में शिक्षकों के लिए कक्षागत संप्रेषण हेतु चर्चाओं के दौरान प्रश्न पूछना एक प्राथमिक युक्ति है, क्योंकि विद्यार्थी का अधिगम शिक्षकों का प्रमुख ध्येय या उद्देश्य होता है, जिसे प्रश्नों एवं उत्तरों के माध्यम से संभव बनाया जा सकता है। ऐसा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि शिक्षक के शिक्षण का मूल उद्देश्य ही शिक्षार्थी को अधिगमित करना होता है। अतः स्पष्ट कि अभिकथन और तर्क दोनों सही है। अध्यापक दृश्य साधनों का उपयोग अध्यापन को निम्नलिखित बनाने के लिए करता है: सरल, समय कम करने के लिए, अधिक ज्ञान के लिए, रुचिकर बनाने के लिए, तो अधिक रुचिकर बनाने के लिए। अध्यापक दृश्य साधनों का उपयोग अध्ययन को रुचिकर बनाने के लिए करता है। यहाँ पे दृश्य सामग्री यानी विजुअल एड्स में देखिए, इसमें वो सामग्री आती है जिसे देखकर ही शिक्षार्थी ज्ञान प्राप्त करता है। इस प्रकार ये सामग्री 2 प्रकार की होती है: प्रक्षेपी में फिल्म स्ट्रिप्स, मूक मल्टी सिनेमा प्रोजेक्टर्स, मैजिक लैंटर्स, एबीडाइस्कोप, स्टीरियोस्कोप, स्लाइड। और अप्रक्षेपी में क्या आता है? श्यामपट्ट, ब्लैक बोर्ड, मैप, एटलस, चार्ट, ग्लोब, ग्राफ्स, मॉडल, डायग्राम। कक्षा संचार का वर्णन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जा सकता है? तो ये किया जाता है व्याख्यान के द्वारा। कक्षा संचार का वर्णन व्याख्यान द्वारा होता है, क्योंकि यह तथ्यात्मक सूचनाओं के संप्रेषण की उत्तम विधि के साथ साथ सरल एवं संक्षिप्त आकर्षक शिक्षण विधि, मितव्ययी द्रुत शिक्षण विधि है। कक्षा के संचार को समानता समझा जाता है कि यह होगा कैसा, तो ये होगा संज्ञात्मक। कक्षा के संचार को समानता संज्ञानात्मक समझा जाता है, क्योंकि इसके माध्यम से छात्रों के अधिगम की सक्रियता के साथ ज्ञानेंद्रियां भी सक्रिय हो जाती हैं। कक्षागत संप्रेषण को विद्यार्थी द्वारा संदेशों का स्पष्ट विसंकेतन कहा जाता है। दूसरा, अतिशयता में वृद्धि कर हम संप्रेषण की विश्वसनीयता बढ़ा सकते हैं।
कक्षागत संप्रेषण को विद्यार्थी द्वारा संदेशों का स्पष्ट विसंकेतन कहा जाता है, क्योंकि संप्रेषण में सूचना प्राप्तकर्ता संकेतों का विसंकेतन करके ही सूचना प्राप्त करता है। था कथन सही है। और तर्क एक या अधिक सहायता में वृद्धि कर हम संप्रेषण की विश्वसनीयता को बढ़ा सकते हैं। दोनों ही सही है। तो आज के लिए इसे यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।